नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम आईआर की क्लास लेने वाले हैं। ये यहाँ पर हम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो आपको पूरा आईआर ही पढ़ना है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन मेन फोकस कहाँ करना है उसकी समझ आपको होनी चाहिए और उन्हीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन फंसेंगे। और जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके नेगेटिव मार्किंग कम होती है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी लर्निंग का, किसी भी तैयारी का, कि आप सारा कुछ पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, उस जगह आप ज्यादा फोकस करें। जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जिनको कि आयोग बार बार पूछता है, उन पर आप फोकस करें। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इसमें मैं देने वाली हूं। तो ये आईआर की आज से आपकी सीरीज शुरू हो रही है और कोशिश करूंगी 2-4 दिन में इसको मैं पूरा कर दूं। पूरे आईआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगी। हालांकि इसके लिए एक लंबा वीडियो की मांग हो रही थी कि एक बड़ा सा वीडियो बना दिया जाए, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टाइम की कमी होते हुए। लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इसको मैं 4 से 5 दिनों में कंप्लीट कर दूंगी। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो आगे आने वाले सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखें, स्किप ना करें। कोई भी इसका जो वीडियो है कुछ भी स्किप ना करें, सारे वीडियोस को देखें। सब्सक्रिप्शन अपना सब्सक्राइब करके चैनल को ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देखेंगे हम आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नौ यथार्थवादी विचारक है? यहाँ पर ऑप्शन है केर्नी, रोसेनाउ, स्टालर, केनेथ वाल्ट्ज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाएगा। ये नौ यथार्थवादी विचारक हैं। कौन है? केनेथ वाल्ट्ज। ये नौ यथार्थवादी विचारक हैं। और इनके अलावा कौन कौन से नौ यथार्थवादी विचारक हैं वो भी देख लीजिए। केनेथ वाल्ट्ज हैं, जोसेफ ग्रीचो हैं, रेमंड आरो हैं, स्टेनली हाफमैन हैं, रॉबर्ट जर्विस हैं, स्टेफन वाल्ट्ज हैं, जॉन मर्साइमर हैं। ये सभी नौ यथार्थवादी विचारक हैं और इनके नाम बार बार पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। तो एक तो वाल्ट्ज हो गया, दूसरा हो गया जोसेफ नाई का, जोसेफ नाई होंगे, तीसरे हो जाएंगे आपके रेमंड आरो, और चौथे आपके हो जाएंगे स्टेनली हाफमैन, स्टेनली हाफमैन, ये हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो रॉबर्ट जर्विस, स्टेफन वाल्ट्ज, रॉबर्ट जर्विस, स्टेफन वाल्ट, और आपके हो जाएंगे जॉन मर्साइमर, ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट जो नौ यथार्थवादी हैं। और नौ यथार्थवादी क्या हो करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं उनकी व्याख्या ये अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था की संरचना होती है उसी के संदर्भ में करते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ना कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो नौ यथार्थवादी हैं वो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यहाँ पर डेट है 2000, 2004, 2002, 2006। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2002। आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर 4 नवंबर 2002 को हस्ताक्षर किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप 4 नवंबर
ऐड कर लें। 4 नवंबर 2002 में किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द 20 इयर्स क्राइसिस पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी है ये 1939 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? E.H. कार के द्वारा लिखी गई थी। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। E.H. कार ने ये पुस्तक दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो E.H. कार महोदय थे ये एक यथार्थवादी थे, ब्रिटिश यथार्थवादी विचारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है? पहला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 13, दूसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग। अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं। जो पहला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 13 के अनुसार महासभा राजनीतिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय विधि के क्रमिक विकास और उसके संहिताकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करेगी। पहला ये हो जाएगा आपका। और दूसरा है जो ये क्यों सही हो रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना अंतरराष्ट्रीय विधि एवं इसके संहिताकरण के प्रगतिशील विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अध्ययन प्रारंभ करने एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करने हेतु की गई थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ऑप्शन सी आपका इस प्रकार सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, बार बार ये देखने को मिलता है, उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? पहला है उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, दूसरा कह रहा है कि पूर्वी साम्यवादी देश व पश्चिमी देश, सी कह रहा है कि उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भौगोलिक रूप से जो उत्तरी गोलार्ध में बसे देश विकसित देश हैं जिन्हें उत्तर का देश कहा जाता है, जबकि जो दक्षिण गोलार्ध में बसे देश हैं ये विकासशील देश हैं जिन्हें दक्षिण का देश कहा जाता है। और उत्तर दक्षिण संवाद उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के नए रूपों को जो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के नए रूप हैं उभर कर आए हैं इनकी समाप्ति की मांग करता है। तो जो उत्तर दक्षिण संवाद है ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए रूप जो उभर कर आए हैं इनकी समाप्ति की मांग करता है। यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी नहीं आए उसको सर्कल मार लीजिए क्योंकि ये नहीं जो है बहुत धोखा देता है। हम नहीं पढ़ना होता है नहीं और हम ढूंढने लग जाते हैं सही। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। पहला क्या कह रहा है, राज्य व्यवस्था में सुरक्षा का द्वंद्व एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है। दूसरा है शस्त्रों की होड़ राज्यों की असुरक्षा अभिवृद्धि करती है। तीसरा कह रहा है कि शस्त्र नियंत्रण एक हल है। और चौथा कह रहा है लामबंद तैयार सेनाएं सभी की सुरक्षा अभिवृद्धि करती हैं। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे कूट भी दिए गए हैं जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा सही। शस्त्र नियंत्रण एक हल है और लामबंद तैयार सेनाएं सभी की सुरक्षा अभिवृद्धि करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं राइट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो नहीं, ये दोनों जो हैं सही नहीं है। तीसरा और चौथा सही नहीं है। क्यों ये गलत है? क्योंकि शस्त्र नियंत्रण से असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है जिससे लामबंद तैयार सेनाएं सभी की सुरक्षा अभिवृद्धि नहीं कर पाएंगी, जिससे राज्य व्यवस्था में सुरक्षा को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए ये दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था के सापेक्ष द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थिरता विषयक केनेथ वोल्टेज के तर्क पर आधारित किसने अपना मत प्रस्तुत किया है? किसने किया है? ऑप्शन ए है स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडलबर्गर या जॉन मर्साइमर, जॉन गैडिस। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, जॉन मर्साइमर।
क्योंकि यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि विद्वानों में मतभेद है कि दो ध्रुवीयता या एक ध्रुवीयता में सबसे स्थिर कौन है, सबसे ज्यादा स्थिर और शांतिपूर्ण परिणाम कौन दे सकता है। लेकिन केनेथ वाल्ट्ज और जॉन मर्साइमर उन लोगों में से हैं जो तर्क देते हैं कि दो ध्रुवीयता अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता उत्पन्न करती है। तो केनेथ वाल्ट्ज और जॉन मर्साइमर ये क्या बताते हैं कि जो दो ध्रुवीयता है ये अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता दे सकती है। बहुध्रुवीयता क्या है? बहुध्रुवीयता है, बहुध्रुवीयता शक्ति का वितरण है एक प्रकार से, जिसमें दो से अधिक राष्ट्रों का सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव लगभग समान मात्रा में होता है। तो बहुध्रुवीयता में क्या होता है कि दो से अधिक राष्ट्र में क्या होता है कि उनकी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक प्रभाव ये सभी में क्या वो समान होते हैं। जबकि दो ध्रुवीयता में क्या होते हैं, दो राष्ट्र, दो राज्य जो है बराबर होते हैं, तो ये दो ध्रुवीय हो जाता है। जैसे कि एक समय ये अमेरिका और यूएसएसआर ये दोनों थे, ये तब क्या था, दो ध्रुवीयता थी। और जैसे यूएसएसआर का खंडन होता है, विघटित होता है, फिर क्या हो गया था, एक ध्रुवीयता की तरफ विश्व मुड़ गया था उस समय। तो दो ध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता, ये सब इसके अर्थ हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जॉन मर्साइमर राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हॉटलाइन का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सीधे संचार संपर्क सूत्र, डीसीएल के द्वारा प्रतिकृति हस्तांतरण क्षमता। दूसरा कह रहा है डीसीएल के माध्यम से ग्राफिक सामग्री भेजना। तीसरा कह रहा है राष्ट्रों सरकारों के प्रमुखों के मध्य सीधा संचार संवाद, यानी कि जो सरकार का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, उनके बीच में सीधा संवाद हो जाए। और डी कह रहा है कि ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो डी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने लोग जुड़े हैं वो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसके बाद से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं। तो कोई भी वीडियो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें। जो भी आएगा सब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही आता है, क्योंकि ये चैनल ही पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो जो कुछ होगा सब कुछ रिलेवेंट होगा, तो इसलिए ऑल पर, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं विदाउट एनी गैप। कुछ भी वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ज्यादा आपको रिफाइंड क्वेश्चंस, रिफाइंड मटेरियल मिलेगा, एनालिसिस करके सारा कुछ निकाल करके क्या इंपॉर्टेंट है, आज इस बार एग्जाम में क्या आ सकता है। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे, कमेंट देंगे, अपने सुझाव देंगे, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, खुशी होगी और हम आपके लिए और अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि मोटिवेशन से ही अच्छे काम, ज्यादा अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो आप भी अपना रोल प्ले करते रहिए, हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौ उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? पहला है यूरोपीय शक्तियों का कमजोर हुई स्थिति। बी कह रहा है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि। सी कह रहा है भारत की विदेश नीति। और डी कह रहा है जापान की विदेशी नीति। नीचे इसी से संबंधित कोड दिए गए हैं, जिसमें कि आपको कोई दो उठाने हैं। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति, ये एक कारण है। और दूसरा कारण है साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोगों में सचेतता आ गई, यानी कि जागरूकता आ गई, जागरूकता में वृद्धि आ गई। तो ये दो कारण मेन हैं जो कि नौ उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है। तो इसका पहला और दूसरा ये दो कारण हो जाएंगे नौ उपनिवेशवाद के। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नौ उपनिवेशवाद एक नई अवधारणा है। इसके और दूसरे भी नाम हैं, जैसे कि डॉलर साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद, नया साम्राज्यवाद, ये सभी इसके नए नाम, मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नियंत्रण की ये प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग विकसित राष्ट्र
जो नवोदित अल्प विकसित राष्ट्र जो हैं कि नए नए अल्प विकसित राज्य जो उभर के आए हैं सामने उनकी आजादी के बाद, इनका आर्थिक शोषण करने के लिए इस का प्रयोग करते हैं, जो नव उपनिवेशवाद का। होता क्या है इसमें कि ये राष्ट्र राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, शस्त्रों की सहायता, तकनीकी ज्ञान उत्पादन के क्षेत्र में विकसित देशों के ऊपर ही आश्रित होते हैं। तो इसी को जो है नव उपनिवेशवाद का नाम दिया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो नव विकसित राष्ट्र होते हैं वो राजनीतिक तौर पे स्वतंत्र दिखते हैं, परंतु आर्थिक तौर पर इनका शोषण होता है। आर्थिक तौर पर ये विकसित राष्ट्रों पर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनका मीनिंग भी समझते चलिए। कभी क्या होता है कि हम कुछ जो पॉलिटिकल साइंस के कीवर्ड हैं, नव उपनिवेशवाद वगैरह वगैरह, तो हम इनका सही मतलब नहीं जानते हैं और फिर क्या होता है कि एग्जाम में हम कॉन्टेक्स्ट में आंसर नहीं दे पाते हैं, यानी कि उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, हम आंसर नहीं दे पाते हैं। जबकि अगर आपको संदर्भ ठीक से पता हो, नॉलेज होगा वर्ड्स का, उनका अर्थ पता होगा, तो आप नॉलेज दे लेंगे। क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं लेकिन उनके वर्ड्स आपके लिए कठिनाइयां पैदा कर देते हैं। तो जो भी वर्ड हैं, जो भी की वर्ड हैं, उनका अर्थ आपको पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आप अपने आप सॉल्व करने वाले हैं। उसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए सभी वर्ड्स की, कि किस वर्ड का क्या मतलब निकल रहा है, किस कीवर्ड का क्या अर्थ है। तो इन सब चीजों पर पकड़ बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यद्यपि चीन ने पाकिस्तान में भारी पूंजी निवेश किया, लेकिन चीनियों ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार किया, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का महत्व घटा है। ये कथन था। अब हम कारण देखते हैं। तो ये आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। और कारण क्या कह रहा है कि जिंगजियांग में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता में तालिबान और अल कायदा का हाथ आज स्पष्ट दिखता है। ऑप्शन आपके पास हैं ये सारे कि दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी कह रहा है ए सत्य है तथा आर ए असत्य है तथा आर सत्य है। तो यहां पर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा पहला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टार वॉर प्रोग्राम का संबंध किस देश से है। स्टार वॉर प्रोग्राम आपने सुना होगा, इसका संबंध किस देश से है? यूएसए से है, रूस से है, इंग्लैंड से है या फिर फ्रांस से है? तो इसका संबंध सीधे सीधे यूएसए है, यूएसए से है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व का स्वरूप हो गया था कैसा? एक ध्रुवीकरण हो गया था, या फिर द्विध्रुवीकरण हो गया था, बहुध्रुवीकरण हो गया था, ढीला द्विध्रुवीकरण हो गया था? तो ये हो गया था द्विध्रुवीकरण। जो द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था? 1939 से। ये तो सभी को पता है। 1939 से कब तक चला था? 1945 से 45 तक चला था, जब जापान पर परमाणु हथियार गिराया गया था, परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा में। उसी के बाद से युद्ध समाप्त हुआ था। ये 1939 से 1945 तक चला था और इसके बाद जो है द्विध्रुवीकरण हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है। किस विचारक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है? क्विंसी राइट हैं, चार्ल्स स्लाइसर हैं, मार्गेंथ्यू हैं, जॉर्ज कैटलिन हैं। तो ये सभी को पता है, जिसने भी थोड़ी सी स्टडी की होगी। तो ये मार्गेंथ्यू ने अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय कानून के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने क्या किया? शक्ति की केंद्रीयता और राष्ट्रीय हित पर जोर दिया है। राष्ट्रों के बीच राजनीति का उपशीर्षक सत्ता और शांति के लिए संघर्ष, ऐसा बताया है इन्होंने। यहां पर आपका मार्गेंथ्यू ऑप्शन सी जो है राइट होगा। इनकी फेमस पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत ही कॉमनली जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इनकी पुस्तक का कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करेंगे। और
एक पुस्तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर बात करें तो इनकी 3 पुस्तकें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कर सके तो तीनों को करें, अदरवाइज एक तो करें ही करें। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं था? यहाँ पर थॉमस सेलिंग है, मार्टिन सुबिक है, चार्ल्स मैकलेंडन है और एच रैफा है। तो अगर हम बात करें तो खेल सिद्धांत के समर्थक में थॉमस सेलिंग, मार्टिन सुबिक और एच रैफा आ जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन का जो है आप सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है नहीं, चार्ल्स मैकलेंडन। तो ये आपके सही हो जाएंगे। खेल सिद्धांत होता क्या है? खेल सिद्धांत क्या है कि व्यवहारिक गणित की एक शाखा है जिसका प्रयोग समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कंप्यूटर साइंस और दर्शन में किया जाता है। खेल सिद्धांत अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो खेल सिद्धांत कूटनीतिक परिस्थितियों में व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। तो खेल सिद्धांत है क्या कि कूटनीतिक परिस्थितियों में व्यवहार को समझने के, सामने वाले का जो व्यवहार है उसको समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी जो है खेल सिद्धांत के समर्थक हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और सेलिंग भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी कारक है? नेतृत्व है, लोकमत है, प्रौद्योगिकी है और भौगोलिक परिस्थिति है। तो सर्वाधिक स्थायी कारक पूछ रहा है। देख लीजिए, शब्दों से खेलना सीखिए, क्योंकि आयोग शब्दों से बहुत खेलता है। तो सर्वाधिक स्थायी कारक जो है आपका भौगोलिक परिस्थिति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मार्गेंथाउ हैं ये बोलते हैं, मार्गेंथाउ, कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में भूगोल का स्थान बहुत महत्व रखता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में भूगोल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, ये जो राष्ट्र की भू क्षेत्र, जलवायु, स्थिति, प्राकृतिक साधन आदि स्वयं में एक शक्ति तत्व होते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको सर्वाधिक स्थायी तत्व माना है। चलिए आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 है। बने रहिए वीडियो में, क्वेश्चन काफी सारे हैं और सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बीपीएससी का एग्जाम, ये थंबनेल आपको दिखेगा, बट ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूकेपीएससी हो या यूपी हो या बिहार हो या फिर एमपी हो, कोई भी स्टेट हो, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआर में डिफरेंसेस देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये सभी जितने भी स्टेट हैं सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, कथन और कारण पर इसमें है, बात की गई है। सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिव्यक्तियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई हैं। और अगला कह रहा है, सेकंड कथन क्या है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन दोनों कह रहा है कि गलत है। ये फिर सी में कह रहा है कि पहला सही है लेकिन सेकंड वाला गलत है, और डी कह रहा है कि पहला गलत है लेकिन सेकंड वाला सही है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कौन सा सही जा रहा है? तो यहाँ पर आपका पहला, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? क्वेश्चन यहाँ पर एक है लेकिन क्वेश्चन कई बन सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, फिर पूछ लेगा कि सोवियत संघ का उस समय कौन था या प्रमुख, या फिर पूछ लेगा कि उस समय जो है क्यूबा में कौन था प्रमुख, क्यूबा का प्रमुख कौन था, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर सभी क्वेश्चन को देखेंगे। उस समय जो है कौन थे? JF केनेडी थे। बी, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? JF केनेडी थे। इसमें हुआ क्या था कि सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में एक मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय किया गया था और केनेडी ने, जो कि राष्ट्रपति थे कहाँ के? अमेरिका के, इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था और क्यूबा में सोवियत संघ प्रवेश रोकने हेतु कठोर नाकेबंदी भी कर दी गई थी केनेडी के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए इसके दूसरे आंसर देख लेते हैं कि यूएसएसआर का कौन था?
तो उस समय ये निकिता क्रुश्चेव थे, निकिता क्रुश्चेव थे। फिर हम देख लेते हैं क्यूबा का कौन था, तो क्यूबा का थे फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, याद करने का तरीका है, कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ेगा। ये केनेडी हो गए, यहाँ पर के है, यहाँ पर निकिता हो गया, यहाँ पर भी का आ गया, और यहाँ पर कास्त्रो हो गया, यहाँ पर भी का आ गया। ठीक है, तो देखेंगे आप इतना याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी इसको ऐसे ही माइंड में बिठाया है कि इसमें सभी के नाम में का आ रहा था। तो केनेडी आ रहे थे, निकिता आ रहे थे, कास्त्रो आ रहे थे। ये क्यूबा के हो गए, ये यूएसएसआर के हो गए, और ये अमेरिका के हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ बी राइट हो रहा है। सारे क्वेश्चन आपको कैसे करना है, उसको रिलेट करना है किसी न किसी स्टोरी से, किसी न किसी सिचुएशन से, किसी शब्द से, किसी अंक से रिलेट कर देना है, ताकि आपका वो चीज वहीं पर फिक्स हो जाए। पढ़ते समय ध्यान रखिए कि आप 99% फिक्स करते हुए चलें, थोड़ा सा टाइम लें, स्टोरी बनाएं, दिमाग में फिक्सेशन करें, बट उसको वहीं का वहीं फिक्स कर दें, क्योंकि बार बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा बट क्या करना इतनी मेहनत करके, अगर कोई इजी तरीका है तो इजी तरीका यही है कि उसको कहीं ना कहीं रिलेट करके आप फिक्स कर दें। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वीडियो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी हमने आधे क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण, पहले इसका उपयोग नहीं करना है, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं करना है, केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जो भारतीय नाभिकीय सिद्धांत है, यानी कि परमाणु हथियार प्रयोग की बात हो रही है यहाँ पर, और तो इसमें भारत के सिद्धांत क्या है उसमें आपको आंसर देना है। तो नहीं पूछ रहा है तो ये है मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया है। ऐसा अगर मित्र राष्ट्र विरोध कर मतलब खड़े होते हैं और हम पर परमाणु हथियार चलाएंगे तो हम चलाएंगे, पहले इसका उपयोग नहीं करना ये कहा गया है। न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण ये भी है, और केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि सबसे बात ये समझिए कि पहले इसका उपयोग नहीं होगा। तो अगर परंपरागत जो हथियारों वाले राज्य हैं वो हम पे परमाणु हथियार प्रयोग कर ही नहीं सकते, जब वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये होगा, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मित्र राष्ट्र हमारे साथ धोखा करेंगे और हम पर परमाणु हथियार प्रयोग करेंगे तो हम भी करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, सी नहीं होगा यहाँ पर। आगे है, भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया? किसने दिया था? जीओपीआईओ ने, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इंडिया काकस ने, या भारत यूएस संघ ने, या फिर एनआरआई संघ ने? किसने किया था? तो यहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड जारी किए जाने का विचार ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि GOPIO द्वारा दिया गया। तो पीआईओ, ये पीआईओ समझ लीजिए, इसका चाहे फुल फॉर्म आए चाहे शॉर्ट फॉर्म आए, पीआईओ बाद में आ जाएगा, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इसकी संस्था का क्या नाम है? इसकी संस्था का नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो GO आगे एक्स्ट्रा लग जाएगा और बाकी का यही लग जाएगा। तो इससे आप इसको रिलेट करें यहाँ पर कि जो भी आएगा फुल फॉर्म आए या शॉर्ट फॉर्म आए, पीआईओ यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पीछे से लगा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश कर रहे हैं कि हम रिलेट कर पाए क्वेश्चन को, ताकि आपको भी याद रहे और आप भी अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर लें। 1990 के दशक के अंत में पीआईओ पर महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत और यूएस के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक सहयोग, बी कहता है कि भारत अमेरिका रक्षा सौदा, सी कह रहा है कि भारत यूएस नाभिकीय सैन्य सौदा, और डी कह रहा है कि पोखरण सेकंड और अमेरिकी प्रतिबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। पोखरण सेकंड जब हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुखता में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि अमेरिकी प्रतिबंध बहुत सारे लगा दिए गए थे। तो ये ऑप्शन डी आपका यही सही होगा। 1990 के दशक के अंत में क्या हुआ था कि
पीआईओ पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीति रूप से सक्रिय जो लॉबी करता थे वो भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन गए थे, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। तो जो अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के जो राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग थे या लॉबी करता कह सकते हैं आप उनको, वो भारत सरकार के प्रवक्ता बन गए थे एक प्रकार से वहां, जिसका मुख्य कारण था भारत द्वारा 1998 में पोखरण सेकंड नाभिकीय परीक्षण तथा अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाना। तो जब पोखरण का परीक्षण किया और भारत पर प्रतिबंध लगाया तो जो अमेरिका में भारतीय मूल के राजनीतिक लॉबी करता थे उन्होंने क्या बहुत अहम रोल अदा किया और वो प्रवक्ता बन गए किसके, भारत सरकार के। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस क्यों प्रमुखता मिली। तो ये जो बहस हो रही थी इसको क्यों प्रमुखता मिली, ऑप्शन में है भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियां, बी कह रहा है यूएसए की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के कारण, सी कह रहा है पश्चिमी एशिया के प्रति भारत का आर्थिक रुझान, और डी कह रहा है भारतीय समुदाय में पुनरुत्थान। क्या कारण था, ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियां। क्यों इस बहस को प्रमुखता मिली, क्योंकि समय समय पर भारत पर आने वाले संकटों में इन्होंने बहुत मदद की थी। जैसे 1991 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाना तथा 1998 में भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर इन्हीं समूहों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। प्रवासी भारतीय समुदाय भारत को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में बहुत सा पैसा भेजते थे जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए जो है इस पर बहस हुई और इस बहस को प्रमुखता मिली। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। तो आप सभी को पता होगा ये किसने शुरू की थी, ये शुरू की थी पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू की थी। 1991 में प्रारंभ की गई थी। और उदारीकरण होता क्या है, 1991 में ये शुरू हुआ था। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन विभिन्न देशों तथा आर्थिक विकास को लक्षित करने के संदर्भ में नियंत्रण व नियमन को लचीला बनाना या पूर्णतः समाप्त कर देना, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना, यही उदारीकरण कहलाता है। यानी कि जो नियम होते हैं उसे लचीला बना दे या उनको समाप्त कर दे, यही उदारीकरण होता है। आगे देखेंगे, निर्भरता सिद्धांत में अर्ध परिधि की अवधारणा को किसने दिया है। एजी फ्रैंक ने दिया है, इमैनुअल वॉलर स्टेन ने दिया है, राउल ट्रेविस ने दिया या समीन आमीन ने दिया है। किसने ये दिया है, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा, इमैनुअल वॉलर स्टेन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है वॉलर स्टेन से संबंधित है। वॉलर स्टेन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था इनमें से कौन सी अवस्था को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न हुई असमानताएं, श्रम का अंतरराष्ट्रीय विभाजन, देशज समाज की प्रवृत्ति या संसाधनों का असमान वितरण। किसको ये करता है, तो जो वॉलरस्टीन के अनुसार संपूर्ण विश्व व्यवस्था श्रम के एक अंतरराष्ट्रीय विभाजन को प्रतिबिंबित करती है। ये क्या कहते हैं कि जो संपूर्ण विश्व व्यवस्था है वो श्रम के अंतरराष्ट्रीय विभाजन को प्रतिबिंबित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आ जाएगा, श्रम का अंतरराष्ट्रीय विभाजन। विश्व आर्थिक व्यवस्था किसको प्रतिबिंबित कर रही है, अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन को प्रतिबिंबित कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है गैर पश्चिमी देशों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का इनमें से कौन सा परिणाम होता है। अर्धपरिध का मजबूत होना, सामंतवाद का सुदृढ़ होना, उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ना, अभिष्ट वर्ग का दुर्बल होना। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। जो गैर पश्चिमी देश होते हैं विश्व आर्थिक व्यवस्था में अगर ये शामिल होते हैं तो उनका क्या होता है, पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी तरह से इसको लिया गया है, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है और क्या कह रहा है ये उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अर्धपरिध की उत्पत्ति
बी कह रहा है केंद्र में स्थित देशों का अपनी स्थिति को खोना। सी पश्चिम में सामंतवाद को पूंजीवाद का बदलाव, पश्चिम में सामंतवाद से पूंजीवाद का बदलाव। डी विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे पीपी रे, इन्होंने उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्रों में अल्प विकास वहां के देशज समाज की प्रवृत्ति के कारण अधिक था। यानी कि जो उनकी समाज की संरचना थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो रीति रिवाज थे, उनके कारण उनका अल्प विकास की स्थिति बनी हुई थी, ऐसा इनका मानना था। तो पीपी रे ये किसका अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा किसकी व्याख्या करती है? तो वो पश्चिम विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति की इस बात की व्याख्या करती है, जो कि उनकी देशज समाज की प्रवृत्ति के कारण था। और ये दिया किसने था? तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे पीपी रे, इन्होंने दिया था। तो ये भी याद रखेंगे, कभी इसके जगह पर वो पूछ ले तो पीपी रे ने दिया था, फ्रांसीसी समाजशास्त्री। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची है और यहां से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले एजी फ्रैंक आपके आते हैं। तो एजी फ्रैंक किसके थे? निर्भरता सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन यहां 4 आ जाएगा आपका। ऑप्शन 4 आ जाएगा। और जो कार्ल डब्ल्यू ड्यूस थे, ये संचार सिद्धांत से संबंधित है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3rd। जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, ये किसके थे? ये खुलापन से संबंधित थे, तो यहाँ 1st आ जाएगा। और मार्टिन कापलान किससे थे? मार्टिन कापलान जो प्रणाली सिद्धांत था, सिस्टम थ्योरी, इससे संबंधित थे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2nd। तो देख लीजिए 4th, 3rd एंड 2nd, 1st एंड 2nd, 4th, 3rd, 1st एंड 2nd, ये आपका राइट आंसर हो रहा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। 4th, 3rd, 1st एंड 2nd। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंध में हेंस जे मर्गनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय हित के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। राजनीति गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है। राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा एक नहीं है वो आपको देखना है। नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हेंस जे मर्गनथाउ थे, इन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जिसका सबटाइटल था द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, में यथार्थवाद के कितने 6 मौलिक नियम बताए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग आ जाता है कभी इनको छांटने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पहला था कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। दूसरा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। तीसरा था राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होता है। चौथा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। नैतिकता का थोड़ा वहां पर हो सकता है, लेकिन अगर बात आए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का बहुत बड़ा रोल है, तो नहीं, वो नैतिकता से संचालित नहीं होती, वो यथार्थ की परिस्थितियों से संचालित होती है। तो और यहाँ पर जो 5वां था वो था कि राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, ना कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता से। तो वही चीज यहाँ पर आ गई, सार्वभौमिक नैतिकता को ये मना कर रहे हैं, विवेक से संचालित करने की बात कर रहे हैं। और छठा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया है, तो जो यहाँ पर हो गया, और ये भी हमने एक्सप्लेन हो गया। और राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, ये भी हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो गया है। और 6 जो इन्होंने मौलिक नियम दिए हैं, उस पर उन सभी को आप याद कर लीजिए, या फिर उनको अच्छे से समझ लीजिए, उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है
29 क्वेश्चन देख रहे हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोल्शेविक क्रांति है, वर्साई की संधि है और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता है, एक देश के समाजवाद हैं। तो हम देख लेते हैं। जो बोल्शेविक क्रांति ये 8 मार्च 1917 को हुई थी। 8 मार्च 1917 में हुई थी। वर्साई की संधि कब होती है? तो ये 28 जून 1919 में होती है, 1919 में होती है। और एक देश में समाजवाद 1924 में होता है, 1924 में होता है। और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता 1939 में होता है, ये होता है 1939 में। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर, अच्छा कूट नहीं दिया गया है बट देख लीजिए, इसका यही होगा सीक्वेंस, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? यहां पर भी आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उनमें से सही सेंटेंस 14 सूत्र के बारे में है और देखना है। क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन सा पहलू है? 14 सूत्र में से कौन कौन से पहलू इसमें हैं, जो कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन कौन से हैं? पहला है व्यापार के लिए आर्थिक रोकें लगाई जाएं। दूसरा कह रहा है पोलैंड के राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए। तीसरा है शांति की खुली संविदाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए। चौथा है सभी उपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन, ऐसा है। तो यहाँ पर कौन कौन से पहलू हैं, यानी कि कौन कौन से राइट हैं जो यहाँ पर हैं, और कौन सा इसमें जब कौन कौन से राइट हैं तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन है पहले में बता रहा है कि पहला और दूसरा है, दूसरा बता, फिर बी में बता रहा है कि पहला और चौथा है, सी में बता रहा है कि दूसरा और तीसरा है, जबकि डी में बता रहा है कि तीसरा और चौथा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। दिए गए सेंटेंस में जो 4 आपके पास सेंटेंस है, ऑप्शन है, उसमें 2 सही हैं। कौन कौन से हैं? तीसरा और चौथा, यानी कि शांति के लिए खुली संविदाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, सभी उपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन, ये 2 बातें 14 सूत्रों में दी गई थी। बाकी ऊपर की फर्स्ट और सेकंड गलत है, क्योंकि जो पोलैंड था, पोलैंड के बारे में इससे जस्ट अपोजिट कहा था विल्सन ने, स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और उसे समुद्र तट तक पहुंचने की सुविधा दी जाए। तो ये पोलैंड के बारे में उन्होंने बोला था, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी राइट हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और किनके होने से होती है? सामाजिक असमानता, सेकंड है आर्थिक समृद्धि, और थर्ड है मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, चौथा है लिंग असमानता। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, क्योंकि इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड नो, बी होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ये आर्थिक समृद्धि छोड़ दो, ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगी। सामाजिक असमानता भी होगी, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्भरता भी होगी और लिंग असमानता भी होगी। तो ये सेकंड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरी दुनिया की पहचान यही होती है कि वहां पर सामाजिक असमानता दिखाई देती है और मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता भी दिखाई देती है, लिंग असमानता भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आर्थिक समृद्धि वहां पर देखने को नहीं मिलती। ये जो विकसित देश हैं, ये उनकी पहचान है, आर्थिक समृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्ट नीति के अनिवार्य तत्व क्या हैं? पहला है आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की भूमिका की समाप्ति, थर्ड है मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, चौथा है कार्यपालक प्रेसिडेंसी की स्थापना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला सही आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, और अगला कौन सा है? थर्ड है मीडिया और प्रकाशन
पर नियंत्रण को ढीला करना, मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके राइट हो रहे हैं, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बी में आपके हैं, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब आते हैं सत्ता में, ये आते हैं 1985 को आते हैं, 1985 मार्च 1985 में आते हैं, 85 में ये आते हैं सत्ता में। और इन्होंने जो है किसको, जो शांति और प्रगति को विदेश नीति का आधार बनाया था, सोवियत संघ की जो विदेश नीति है उसे, उसका आधार क्या बनाया, शांति और प्रगति। और उसी के चलते इन्होंने दो नीतियां जोड़ी थी। कौन कौन सा, ग्लासनोस्ट जिसका मतलब है खुलापन, खुलापन, और इसी के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और दूसरा पेरेस्ट्रोइका इन्होंने जोड़ा था। तो खुलेपन का मतलब यही था कि मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, और आलोचना की स्वतंत्रता भी दी गई थी लोगों को, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता। तो ये हैं दो नीतियां इन्होंने दी थी, कौन सी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। C.W. मैनिंग, कार्ल डब्ल्यू डायस, केनेथ बोल्डिंग एंड मॉर्टन कॉपलान। पूछ क्या रहा है, कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक अगर हम देखें, जो कार्ल डब्ल्यू डायस है ये नहीं थे, बाकी जो C.W. मैनिंग, केनेथ बोल्डिंग और मॉर्टन कॉपलान ये सभी इसे संबंधित हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन कार्ल डब्ल्यू डायस ये सही हो जाएगा, ये नहीं थे। इनको भी देख लेते हैं, ये किससे, अगर ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित नहीं थे तो किससे थे, ये संचार सिद्धांत से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ आप इसको देखते चलिए, ये किससे थे, संचार सिद्धांत से संबंधित थे। और संचार सिद्धांत में भी एक क्वेश्चन आता है कि किसने सर्वप्रथम इसका जो है इसको प्रस्तुत किया था, संचार सिद्धांत की अवधारणाओं को। तो जो संचार उपागम के बारे में सर्वप्रथम ये जो नॉर्बर्ट विनर ने अपने संचार, साइबरनेटिक्स, फीडबैक आदि अवधारणाओं के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया था। तो कौन थे, नॉर्बर्ट विनर, इन्होंने सर्वप्रथम इसको दिया था, नॉर्बर्ट विनर। तो ये सर्वप्रथम देने वाले थे, और ये इसे संचार सिद्धांत से कार्ल डब्ल्यू डायस संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और वसेनार अरेंजमेंट WA किससे संबंधित नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है NSG, इससे संबंधित ये नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि जो भारत जो है ये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसको हम शॉर्ट में NSG कहते हैं, इसका सदस्य नहीं है। और अगर हम NSG की बात करें, क्वेश्चन यहां से भी आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें इस समय 48 देशों का समूह जुड़ा हुआ है। ये करता क्या है, ये परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ये जो परमाणु हथियार बनाने वाली जो सामग्री होती उसमें नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। इसके 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और 48 देशों का समूह इसमें जुड़ा हुआ है। भारत इसका नहीं है, इस ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, हालांकि ये कोशिश कर रहा है पर अभी तक हो नहीं पाया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्धपरिधि की संकल्पना को जोड़ा है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने, या फिर हेनरिक फर्नेडो कार्डोसो ने, या इमैनुअल वॉलरस्टेन ने, या राउल ट्रेविस ने। किसने किया है, तो ये दिया था सी, इमैनुअल वॉलरस्टेन ने। अभी अभी इसको हमने पहले भी पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने, ये मार्क्सवादी विचारक थे। वॉलरस्टीन की बात करें तो ये मार्क्सवादी विचारक थे, जिन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण किया। और इन्होंने क्या किया है कि विश्व व्यवस्था को राज्यों के, विश्व व्यवस्था के जो राज्य हैं उनको
3 भागों में विभाजित कर दिया है। कौन सा किया है? कोर किया है और अर्धपरिधि, परिधि, अर्धपरिधि और परिधि, इन 3 भागों में दिया है। और इनका संबंध कैसा है? इनका संबंध शोषणकारी है। कोर हो जाएगा, फिर अर्धपरिधि आ जाएंगे और फिर परिधि आ जाएंगे। तो ये जो कोर है ये इसका शोषण करता है और इसका भी करता है। जो अर्धपरिधि है वो इसका शोषण करता है। तो इन सभी का कैसा है? शोषणकारी संबंध है। संबंध कैसे हैं इनके? शोषणकारी हैं, शोषण करते हैं एक दूसरे का, जो जिससे छोटा है। आगे देखेंगे, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में बताना है आपको। बी कह रहा है धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्धपरिधि के बीच बटा है। सी कह रहा है इसमें खिलाड़ी, रणनीतियां, नियम और परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। डी कह रहा है राज्यों के मध्य संघर्ष, स्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। आगे आपको कूट भी दिए गए हैं। पहला है ए बी, दूसरा है ए सी, तीसरा है बी सी और चौथा है सी डी। तो यहाँ पर देखिए जो विश्व व्यवस्था है ये मार्क्स के सिद्धांत पर, जो मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरा, धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्धपरिधि में बटा है, इनका संबंध शोषणकारी, ये सब बातें अभी हमने की हैं। तो पहला और दूसरा यानी कि ए एवं बी सही है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए एवं बी। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर फिर से आपको सूची दी गई है और सूची से आपको सूची का मिलान करना है। पहला है साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1 एंड INF ट्रीटी, ये सारे दिए गए हैं। साल्ट 1 1927 में आता है, साल्ट 1 1927 में आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4। साल्ट 2 कब आता है? साल्ट 2 आता है 1979 में आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3rd। स्टार्ट 1 की बात करें तो ये आता है 1990 में आता है, तो यहाँ हो जाएगा 2nd। और अगर हम बात करें INF ट्रीटी की बात करें तो ये 1987 में आती है, यहाँ पर हो जाएगा 1st। तो 4th, 3rd, 2nd, 1st, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सूची से ही संबंधित है और नीचे आपको कोड दिए गए हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये कहा है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में किया गया है, तो ऑप्शन जो है 3rd यहाँ पर हो जाएगा इसका। और इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, ये कब की गई है? इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ये 2005 में की गई है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4th आ जाएगा। फिर हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप, ये कब किया गया है? 2002 में किया गया है, तो ये 2nd इसका ऑप्शन हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 2004 यानी कि 1st हो जाएगा। 3rd, 4th, 2nd, 1st, 3rd, 4th, 2nd, 1st, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध के नौ यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। यहाँ से इसमें से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप पहले तो डालेंगे एक गोला ताकि आप उसको हाईलाइट करके और बिल्कुल उसी पर काम करें, ना कि सही ढूंढने लग जाएं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं सही है तो यही आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर जो है नौ यथार्थवादी क्या मानते हैं कि ये एक अराजकतापूर्ण व्यवस्था है, कौन सी? जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, क्योंकि इसमें कोई एक प्रभुसत्ताधारी कोई राजनीतिक इकाई नहीं है, कोई ऐसा कार्यरत नहीं होता जो कि जिसके नियम कानून सभी पर लागू हो सके। यहाँ पर क्या होता है, सभी राज्य जो है सभी राज्य प्रभुसत्ताधारी होते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। जो केनेथ वॉल्टर्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या किया है कि कुछ सिद्धांत दिए हैं
और इस सिद्धांत के अनुसार कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी है। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता, ये भी है, ठीक है। और कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारण संरचना है। तो ये सारी बातें दी गई हैं किसके, जो केनेथ वाल्ट्ज की पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसी में ये बातें दी गई हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, वेस्टफेलिया की संधि और वर्साई की संधि, यूट्रेस्ट की संधियां। कुछ आपको नीचे जो है कोड भी दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर निकालना है। तो सबसे हम इजी उठाते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो कब आता है, ये 1945 में आता है, ठीक है। फिर हम उठाएंगे जो ये वर्साई की संधि है, ये फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद आई थी, तो कब आई थी, 1990 में आई थी, ठीक है। और ये वेस्टफेलिया की संधि कब आती है, तो ये आती है 1648 में आती है, 1648 में आती है। और अगर हम बात करें यूट्रेस्ट की संधियां तो ये 1773 में आती हैं, 1773 में आती है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी डी सी ए। पहले सबसे पहले ये 1648 आएगा, फिर डी आएगा 1773, फिर आता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब होता है, ये फिर आएगा आपका सी आएगा, क्योंकि ये 1990 में वर्साई की संधि होती है, लास्ट में ये आ जाएगा। तो बी डी सी ए ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहां भी नहीं पूछ रहा है। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान, आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड, LTTE भारत और ISIS सीरिया। तो यहां पूछ रहा है नहीं, ये भी राइट है देखो। और आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड ये भी राइट है, और ISIS सीरिया ये भी राइट है। लेकिन ये जो LTTE है ये भारत से संबंधित नहीं, ये किससे है संबंधित है, श्रीलंका से संबंधित है। ये श्रीलंकाई अलगाववादी संगठन था जिसे 1976 में प्रभाकरण के नेतृत्व में गठित किया गया था। तो कब किया था, 1976 में किया गया था प्रभाकरण के नेतृत्व में। और इसमें मेन इसका मुद्दा क्या था कि श्रीलंका में, उत्तरी श्रीलंका जो था उसमें हिंदू तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। लेकिन 2009 में श्रीलंकाई सेना ने इसका जो है क्या कर दिया, समूल नाश कर दिया। और इसी अभियान के तहत जो अपनी शांति सेना गई थी भारत से श्रीलंका और असफल होकर के वापस आ गई थी, तो वो भी इसी मामले में गई थी कि हिंदू तमिलों, ये LTT था और इसके बीच में और श्रीलंकाई जो सरकार थी इसके बीच में काफी उस समय तनाव था। और क्योंकि हिंदू तमिल थे वो हिंदू से संबंधित थे, यानी कि हमारे हिंदुस्तान से, हमारे भारत से संबंधित थे, इसलिए इन दोनों के विवाद को निपटाने के लिए हमारे यहाँ से शांति सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, लियाकत अली, जियाउल हक या अयूब खान, कौन थे? तो अगर हम पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री देखें तो ये लियाकत अली खान थे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये 1947 से 1951 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे और 51 में एक रैली के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नहीं। हंस जे मार्गनथाउ ये तो सबसे बड़े हैं, केनेथ W थॉमसन, जॉर्ज F केनन और जोसेफ नाई। तो इसमें कौन नहीं है? तो ये जो जोसेफ नाई है ये एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है। और ये जो जोसेफ नाई है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो रहा है। और जोसेफ नाई इन्होंने क्या किया था कि रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के 9 उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये इससे संबंधित हैं। बाकी यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक ये हंस जे मार्गनथाउ, केनन और थॉमसन ये सभी हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया?
चैम्बरलेन, वुड्रो विल्सन, रूजवेल्ट और उपरोक्त सभी। तो अभी अभी हम 14 सूत्र की बात करके आए हैं और वहां पर हमने जो राष्ट्रपति थे उनका भी नाम लिया था। तो आप जिसने भी ध्यान से देखा होगा वो उसको पता चल गया है कि वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने, पाकिस्तान ने, इजराइल ने या फिर ईरान ने? परमाणु अप्रसार संधि, जिसको एक भेदभावपूर्ण संधि माना जाता है, और भारत ने इस पे हस्ताक्षर अपने नहीं किए, लेकिन इन चारों में से किसने किए हैं वो आपको बताना है। तो किसने हस्ताक्षर किए हैं? ईरान ने किए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें जो है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान ऐसे देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तरी कोरिया ने इस संधि पर 1985 में हस्ताक्षर किया था, लेकिन 2003 में वह इससे अलग हो गया, यानी कि इसको अमान्य कर दिया, इससे अलग हो गया, इस संधि से, इस ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया। तो अभी वो भी इसी कैटेगरी में आ गया है, उत्तरी कोरिया भी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी जो है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जितने भी आपके ग्रुप हैं जो भी पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये मेरे वीडियो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर आते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है। तो आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। और जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा उतना अच्छा मैं काम आपके लिए कर पाऊंगी। तो ये सभी बातों को भी ध्यान में रखना है, पढ़ाई करने के साथ साथ हमें भी ध्यान में रखना है और हमारी मेहनत को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है। सशक्तिकरण की, तटस्थता की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है, इस सुरक्षा व्यवस्था का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राज्य द्वारा तथाकथित रूप से अपने अधिकारों की रक्षा हेतु किन्हीं अन्य दावों व तर्कों के आधार पर हिंसा के मार्ग अपनाने के कारण किया गया कोई कार्य, जिसका अर्थ अंतरराष्ट्रीय शांति को भंग करना हो या उसे विश्व समुदाय के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए, और इस कारण अपराधी को दंड देने के लिए सभी को समान रूप से रुचि रखना प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अतः सामूहिक सुरक्षा सफल संचालन के लिए जो यह तटस्थता को अनुमति नहीं देती, यानी कि आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। आप जो है तटस्थ नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ मतलब गलत किया और आप तटस्थ रहे, ना तो उसके पक्ष में वो कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ना विपक्ष में कुछ बोल रहे हैं, ना उसके कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यदि आप हैं तो उसमें आपको सबके साथ खड़े होकर के सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप तटस्थ नहीं रह सकते, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तटस्थ नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? यूएसए, यूके, तुर्की, पाकिस्तान। तो सेंटो का कौन सा नहीं था? तो ये यूएसए था, ये इसका सदस्य देश नहीं था। सेंटो का पूरा नाम क्या है? सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, और इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना होती है। और सेंटो की स्थापना इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंकारा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय अंकारा में है। तो यूएसए जो है एक सदस्य देश नहीं था इसका। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मध्यवर्ती भाग को साम्यवाद यानी कि यूएसएसआर के प्रभाव से दूर रखना था। और इसे बगदाद संधि एवं मध्य पूर्व संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सेंटो को बगदाद संधि बहुत पूछता है, बगदाद संधि।
ये बहुत ज्यादा आता है। बगदाद संधि, ये मध्य पूर्व संधि ये भी बोला जाता है, इसके नाम से ये जाना जाता है। और अमेरिका औपचारिक तौर पर इसका कभी जो है सदस्य नहीं रहा, लेकिन वित्तीय सहायता ये हमेशा इसने दिया है सेंटो को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? जीन बोदा, ह्यूगो ग्रोशियस, मैकियावली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ह्यूगो ग्रोशियस को अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहा जाता है। ग्रोशियस की रचना ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस इनकी ये रचना है। और अंतरराष्ट्रीय विधि राष्ट्र राज्यों के मध्य लागू होने वाली विधि है या घरेलू विधियों से अलग होती है। तो अंतरराष्ट्रीय विधि कैसी होती है? ये घरेलू विधि यानी कि किसी देश के अंदर जो विधियां होती हैं, कानून होते हैं, उनसे अलग होती है। और ये राष्ट्र राज्यों के मध्य लागू होने वाली, जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य लागू होने वाली विधि को ही अंतरराष्ट्रीय विधि बोलते हैं। ह्यूगो ग्रोशियस को इनका जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? राष्ट्रीय हित को मार्गेनथाउ हैं, वीवी राइक हैं, जोसेफ फ्रैंकल हैं और पॉल सीवरी हैं। तो जो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है ऐसा मानने वाले हैं आपके मार्गेनथाउ महोदय। मार्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका जो है शीत युद्ध से संबंध नहीं है? यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं। इन सभी का, फुलटन भाषण का, मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, इन सभी का संबंध किससे था? शीत युद्ध से था। माना जाता है कि फुलटन भाषण से ही शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। और ट्रूमैन सिद्धांत में इसमें यह था, इस सिद्धांत के अनुसार कि संसार में कहीं भी शांति को भंग करने वाला परोक्ष या अपरोक्ष आक्रमण कार्य होगा तो अमेरिका उसे सुरक्षा संकट समझेगा तथा वह उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा। ये ट्रूमैन सिद्धांत था, इसका ये मेन कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो अमेरिका उसको संकट समझ के आक्रमण कर देगा, और मतलब उसको रोकने का प्रयास करेगा। आक्रमण का मतलब है कि उसको रोकने का प्रयास करेगा। और मार्शल योजना में क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी थी। 1948 से 1952 के बीच में ये कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों ही संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि संबंधित नहीं है, यानी कि सभी संबंधित हैं। तो चलिए, आज हमने 50 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट किए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप इनको अच्छे से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते हुए वीडियो स्किप ना करके पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए सारे क्वेश्चन को समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि भूलने वाले हैं, वो लिख लेंगे और सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करके चीजों को, क्वेश्चन को उसको फिक्स कर देंगे तुरंत का तुरंत। 90% से 99% आपका तुरंत फिक्स हो जाए तो वही सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। कोशिश वही कीजिए कि क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए और साथ में उसको आप फिक्स कर दीजिए, कहीं पर रिलेट करके फिक्स करते चलिए। और जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डेट है, कुछ भूल रहे हैं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिस का यही मतलब होता है। चलिए, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल के वीडियो में आईआर का ही चलेगा। अभी जब तक आईआर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ तो आईआर की ही सीरीज चलेगी। आगे आने वाले हमारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी आईआर से संबंधित ही होंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।